नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, डीलिंकिंग का फैसला जल्दी ही आने वाला है। कोर्ट है 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने वाली है। अब अगर डीलिंकिंग का फैसला आया, यानी कि जो कोर्ट है वो पेंशनर्स के पक्ष में उन्होंने फैसला सुनाया, तो डीलिंकिंग तय है। यानी कि पे रिवीजन और पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कर्मचारी और पेंशनर्स के दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पेंशनर्स है डीलिंकिंग के बाद, अलग होने के बाद जब बाहर आएंगे, तो देखा जाए तो सातवें वेतन आयोग के हकदार होंगे या फिर कोर्ट के अनुसार सातवें वेतन आयोग के पात्र हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो केंद्रीय पेंशनर्स है उनको सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था 2016 की स्थिति के हिसाब से, जब उनकी पेंशन रिवाइज हो गई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल केंद्रीय पेंशनर्स की तरह सरकार डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को भी बिल्कुल केंद्रीय पेंशनर्स की तरह ही वही 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ सातवें वेतन आयोग लागू करने देगी, या फिर इससे कम के लिए पात्र बनाएगी, जैसे कि 0% फिटमेंट फैक्टर या फिर 5% या फिर 10%। क्या 2.57 फिटमेंट फैक्टर जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिला था, क्या वही का वही डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को मिलेगा या फिर नहीं? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, जिस तरीके से कर्मचारी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के केस के चक्कर में अटके हुए हैं, उसी तरीके से पेंशनर्स भी यहाँ पर अपने पेंशन डिवीजन को लेकर अटके हुए हैं। वो भले ही वेतन आयोग से अलग हो जाए, यानी कि जो बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी है उससे हमेशा के लिए डीलिंकिंग करके अलग हो जाए, लेकिन मामला वहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे मामला चलेगा। जैसे कि वहां से खत्म होने के बाद सातवें वेतन आयोग के लिए सरकार की मंजूरी होना बहुत जरूरी है, सातवें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर देने के लिए। ठीक है, तो उसी को समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए फिटमेंट फैक्टर को तीसरे वेतन आयोग जो थर्ड पीआरसी है उसका जो मुद्दा है वो काफी संवेदनशील और लंबे समय से लटका हुआ है, क्योंकि पेंशनर्स का सम्मानजनक जीवन उनकी पेंशन की सही कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। आज की स्थिति हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। 2.57 फिटमेंट फैक्टर और बीएसएनएल के बारे में अगर देखें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 2016 में। बीएसएनएल की चुनौती इसमें यह है कि बीएसएनएल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि एक पीएसयू है, जो पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी के नियमों के तहत आता है, न कि सीधे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत। पेंशन डिवीजन के आधार की बात करूं तो लंबे समय से ये मांग चल रही है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन सरकारी कर्मचारी के तर्ज पर यानी कि 1/1/2017 से रिवाइज किया जाएगा। अभी सेकंड पॉइंट है, क्या डॉट बिना कटौती के 2.57 फिटमेंट फैक्टर देगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। डीलिंकिंग करने के बाद यानी कि कोर्ट केस अगर पेंशनर्स के पक्ष में आ जाता है, भले कोर्ट ये फैसला सुना देती है कि आपको 7 सीपीसी के अनुसार पेंशन रिवाइज की जाएगी, वो डीलिंकिंग हो जाती है। डीलिंकिंग के बाद भले यहाँ पर जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है वो 7 सीपीसी के एक हकदार माने जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर आते हैं। तब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि क्या डॉट बिना कटौती के 2.57 फिटमेंट फैक्टर देगी। कटौती का मतलब यह है कि क्या पूरा 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या फिर इससे कम मिलेगा, उसको देख लेते हैं। इस सवाल का जो जवाब 100% सटीक फिलहाल देखा जाए तो कुछ डाउट पूर्ण लगता है, क्योंकि इसके पीछे ठोस कानूनी और प्रशासनिक कारण जुड़े हुए हैं। जैसे कि किफायती क्लोज की अगर बात करें, जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज सेम टू सेम है। डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के नियमों के अनुसार किसी भी पीएसयू में वेतन वृद्धि उस कंपनी के मुनाफे पर डिपेंड करती है। अब भाई साहब, डीलिंकिंग तो हो गई है, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बीएसएनएल फिलहाल घाटे से उभरने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रिवाइवल पेज पर है, इसलिए सरकार 2.57 यानी कि पूरे फिटमेंट पर हिचकिचा रही है। 0% फिटमेंट का प्रस्ताव हो सकता है। पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें आई थी कि 0% फिटमेंट या फिर उससे भी कम से कम या फिर फिटमेंट देंगे ही नहीं के साथ पेंशन डिवीजन पर विचार चल रहा था, जिसे यूनियनों ने एक सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि वो ऐसा करना ही नहीं चाहते।
ठीक है। 0% फिटमेंट एक हिसाब से देखा जाए तो 9 साल जो पेंशनर्स और कर्मचारी ने जो इंतजार किया थर्ड पीआरसी का, उसका आप हमें ये सलाह दे रहे हो 0% फिटमेंट या फिर 5%, कम से कम 15% मिलना चाहिए। एक समानता का तर्क भी है। पेंशनर्स का तर्क है कि उनकी पेंशन सरकार के समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, न कि बीएसएनएल के मुनाफे से। इसलिए उन्हें 2.57 फिटमेंट का पूरा लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो सरकार का तर्क अपनी जगह है, उसके बाद पेंशनर्स का तर्क अपनी जगह है। देखते हैं यहाँ पर इन सभी के बावजूद अगर सरकार पेंशनर्स के हक में फैसला नहीं सुनाती है तो जो पेंशनर्स है वो कोर्ट में जाने की भी ताकत रखते हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट और संघर्ष की अगर बात करूं तो आज की तारीख में ये जो मामला है संचार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच झूल रहा है। यूनियनों का रुख ये है कि जो भी ऑल यूनियंस है और विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार दबाव बना रहे हैं कि 2.57 नहीं तो कम से कम 15% फिटमेंट तो थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के तहत मिलना ही चाहिए। यानी कि देखिए, अगर थर्ड पीआरसी में जो पेंशनर्स है अगर डिलिंकिंग नहीं होते हैं तो कौन सा फिटमेंट मिलेगा उनको? 15% मिलेगा या फिर 15% से कम। ठीक है, और ऐसे ही अगर 7 सीपीसी में डिलिंकिंग करके आए हैं डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स तो उनको कौन सा फिटमेंट मिलेगा? 2.57, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2016 में मिला था उनकी पेंशन रिवाइज के दौरान। अब ऐसी स्थिति में अगर 2.57 सरकार देने का मन नहीं रखती है तो ऐसी स्थिति में यही कर सकते हैं कि जो थर्ड पीआरसी का फिटमेंट फैक्टर है जो कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर से कम है, 15%, एटलीस्ट वही दे दो, इससे कम मत करो। इस पर कानूनी लड़ाई भी हो सकती है। कई पेंशनर्स समूहों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही के कुछ फैसलों में अदालतों ने ये संकेत दिए हैं कि पेंशन रिवीजन को वेतन संशोधन से अलग किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिटमेंट की सटीक संख्या पर फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्ट केस में भी गए हैं और बहुत सारे अभी भी सरकारी पक्षों की अगर बात करें, सरकारी रुख की अगर बात करें तो सरकार बोल रही है कि वेतन और पेंशन अलग अलग नहीं हो सकती। अब देखिए, हमें इस पर क्या उम्मीद रखनी चाहिए। यदि 100% बिना कटौती के 2.57 मिलेगा तो इसकी संभावना बहुत ही कम दिखती है, क्योंकि सरकार भी वित्तीय बोझ का बहाना अभी भी दे सकती है, तो इसकी संभावना बहुत ही कम दिखती है। सरकार बीच का रास्ता यानी कि कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रही है, जैसे कि 1.96 या फिर 2.15, जैसा कि इसके कोई बीच में जो फिटमेंट फैक्टर है वो तय करना चाहती है। ठीक है, भले ही यहाँ पर केंद्रीय पेंशनर्स को 2.57 मिला हो, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी अलग है। डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स डायरेक्ट डिलिंकिंग के बाद 7वें वेतन आयोग के बेनिफिट्स लेने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर थोड़ा सा वित्तीय बोझ या फिर सरकारी खजाने पर भारी भरकम बोझ पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम यानी कि 1.96 या फिर 2.15 तक किया जा सकता है, या फिर 2.57 बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। वेतन वृद्धि को रोककर केवल पेंशनर्स के लिए अलग फॉर्मूला बनाना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पेंशनर्स अभी वेतन वृद्धि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण रुकी हुई है और वो काफी टाइम तक रुकी रह सकती है, तो इसको रोक कर अब पेंशन रिवाइज हो रहा है तो उसके लिए एक अलग से कम फिटमेंट वाला फॉर्मूला बनाना, ताकि इससे क्या है पेंशनर्स की पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी और सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। एक और बात है, दूरसंचार विभाग डोट पर भारी दबाव है, लेकिन बिना किसी कटौती के लाभ देना उनके लिए एक वित्तीय मिसाल यानी कि प्रेसिडेंट बन जाएगा, जिसे वो टालना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करो तो फिलहाल 2.57 की उम्मीद पूरी तरीके से नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार बजटीय सीमाओं का हवाला देकर इसमें कुछ कटौती करने की कोशिश करेगी। आने वाले कुछ महीनों में होने वाली आधिकारिक बैठकें और अदालती आदेश ही इसकी अंतिम दिशा तय करेंगे। ठीक है, अभी 20 अप्रैल का फैसला भी आने वाला है। देखिए, डिलिंकिंग होती है या नहीं वो 20 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले हम डायरेक्टली अंदाजा नहीं लगा सकते कि डिलिंकिंग पेंशनर्स के पक्ष में ही जाएगा फैसला कोर्ट का या फिर सरकार के पक्ष में जाएगा, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज कितने 12 तारीख हो गई है, 8 दिन यानी कि एक हफ्ते के बाद कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो हम वेट कर सकते हैं। इसके पहले आज से 4 दिन इसके बाद यानी कि 12 तारीख के बाद आज से 4 दिन बाद देशव्यापी हड़ताल भी होने वाली है, जो कि कर्मचारी यूनियंस की तरफ से रहेगी। और कर्मचारी यूनियंस अगर इसमें भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 दिन तक हड़ताल को चलाओ,
ताकि यहाँ पर डॉट पर अप्रूवल देने के लिए दबाव पड़े। अगर एक बार डॉट का अप्रूवल मिल गया यानी कि सरकार का, तो फाइल ज़्यादातर जो भी हिस्सों से या फिर विभागों से होकर गुजरेगी, बहुत ही कम अटकेगी। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।